Good morning, students. Today we will read the chapter Glimpses of the Past. Here are some pictorial glimpses of the history of our country from 1757 to 1857. These pictures and speech bubbles will help clarify your understanding of the conditions that led to the event known as the First War of Independence in 1857. These आर द ग्लिम्सेस बेटा जो हमारे शहीद हुए हैं उनके लिए हम वर्ड द मार्टर्स। तो यहाँ पर अगर आर आता है बेटा, अगेन यहाँ पर साइलेंट है द मार्टर्स, तो हम इसको मार्टर्स बोलेंगे। आर साइलेंट रहता है। द मार्टर्स जो हमारे शहीद हुए हैं उनको डिवोट किया जा रहा है। यहाँ पर हमारी आज़ादी की जो लड़ाई है वो 1757 से 1857 तक मीन्स क्या रहा, कैसे रहा और कैसे फिर हम उसको इंडिपेंडेंस डे तक पहुँचे हैं, तो कितने लोगों शहीद हुए हैं, तो उन सबको याद करते हैं। तो एक फंक्शन है तो जिसके हमें ये ग्लिम्सेस दिखाए गए हैं कि कब क्या हुआ, कैसा हुआ, तो हम उनको याद कर रहे हैं। तो फर्स्ट पिक्चर जो आपको ये दिखाई जा रही है, दिस इज़ द फंक्शन एट अ फंक्शन इन दिल्ली। दिल्ली में ये फंक्शन हुआ था एंड दीज आर द लाइन्स। O my countrymen, let your eye fill with tears as you recall the sacrifices of India's martyrs. तो यहाँ पर क्या कहते हैं, ये दिल्ली में एक प्रोग्राम हुआ है और वहाँ पे लता मंगेशकर जी गा रही हैं। एवरीबडी नोज हर। ऐ मेरे वतन के लोगों, तुम आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी ज़रा याद करो कुर्बानी। आई होप सबको याद आ गया होगा। सो रीड दीज लाइन्स अगैन। ओ माई कंट्री मैन, लेट योर आईज फिल विद टीयर्स as you recall the sacrifices of India's martyrs. सो जो शहीद हुए हैं उनकी कुर्बानी याद करो और आँखों में भर लो पानी। देखो वैसे तो ऑब्वियस होता है, आ जाता है बेटा, क्योंकि जो लोग शहीद होते हैं उनकी फैमिली मेम्बर्स और उनसे जो कनेक्टेड लोग होते हैं तो वो उनके सेक्रीफाइस को हमेशा याद रखते हैं। कंट्री मीन्स मैन हु लिव इन अ कंट्री, जो अपने देश के लिए रहते हैं। रिकॉल मीन्स कॉल करना, याद करना। सेक्रीफाइस उनके बलिदान को। एंड मार्टर वन हु वॉलंटियरली सफ़र्स डेथ फॉर अ कोज, किसी के लिए अपनी जान भी दे देना। सो आपको नीचे यहाँ पिक्चर में बेटा नज़र आ रहे होंगे, यहाँ पे लक्ष्मीबाई हैं, रानी लक्ष्मीबाई हैं एंड सो मैनी अदर। देखिए ऐसे भी बहुत सारे हैं जिनके हमें नाम नहीं पता, तो हम उन सभी को याद करते हैं, चाहे उसमें आज़ाद हैं, चाहे भगत सिंह हैं, चाहे महात्मा गांधी, एवरीवन, सुभाष चंद्र बोस, मीन्स बहुत सारे लोग हैं, ऐसे भी हैं जिनके नाम हम नहीं जानते। सो वी आर लाइक हम सभी को याद कर रहे हैं। सो दिस प्रोग्राम वॉज फॉर एवरी वन। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। अब यहाँ सेकेंड ग्लिम्प दिखाया। देखिए फर्स्ट ग्लिम्प में हमने दिल्ली में एक फंक्शन का देखा और जिसमें सबको याद किया जा रहा है, श्रद्धांजलि दी जा रही है। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट अब 1757 टू 1849 का दिखा दिया गया है। क्या होता है? विद इट्स सुपीरियर वेपन्स द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एक्सटेंडिंग इट्स पावर इन 18th सेंचुरी इंडिया। अब कौन क्या कर रहा है यहाँ पे? ब्रिटिशर्स ने क्या किया है? वेपन्स दिए हैं, बहुत सुपीरियर वेपन्स वो बढ़ा रहा है। 18th सेंचुरी में वो वेपन लाया था अपने इंडिया में 1765 में। तो यहाँ आप मैप में देख सकते हैं, समझ सकते हैं बेटा, ये जो येलो एरिया है मीन्स यहाँ पर अब कौन है? इंडियन प्रिंसेस हैं। ब्रिटिश के पास सिर्फ इतना सा एरिया था और बाकी हमारी टेरिटरी दिखाई है। तो ये बहुत अच्छे से मैपिंग दिया है कि देखिए तब तक हमारे राजा थे 1765 में जब हथियार लाए गए हैं। देन इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, मीन्स जल्दी ही किसी के बहकावे में आ जाते थे, मतलब किसी की भी बात सुन के गुस्सा आ जाता था। दैट अपस्टार्ट राजा बहा, तो वहाँ पर तब एक राजा बहा नाम से राजा होते थे। कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स, किसको बुलाते हैं? ब्रिटिश के सैनिक को। दे विल हेल्प मी टू डिफीट हिम, कि उनको बुलाया जाए और मैं अपने अपोजिशन में, जो राजा एक दूसरे राजा से जो
मीन्स दे आर नॉट फीलिंग कंफर्टेबल। तो उन्हें क्या लगता था कि चलो हमें इनसे बदला लेना है, फाइट करनी है, तो हम किसकी हेल्प ले लें, ब्रिटिशर्स की। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। तो शांति बिल्कुल भी नहीं थी वहाँ, सब एक दूसरे से बदला लेने में लगे हुए थे क्योंकि कॉन्स्टेंटली फाइट चल रही थी। आज वो उससे लड़ा है तो उसने भी फिर किसी को बुलाया और फिर दूसरे वाले राजा ने दूसरे राजा से फिर लड़ाई कर ली। मीन्स कॉन्टिन्यूसली ये सब चलता रहा। द राइवलरीज helped the East India Company and it could easily subdue Indian princes वन बाय वन। अब देखिए ब्रिटिशर्स तो चाहते ही ये थे कि फूट डालो। अब वो फूट कैसे डाली उन्होंने, एक दूसरे से लड़वा दिया। और जब वो लड़े तो उनको हेल्प भी की है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक को ही हेल्प की है, उन्होंने सबकी हेल्प की है। अ फार सीइंग रूलर लाइक द ब्रेव टीपू ऑफ मैसूर, तो ऐसे ही एक टीपू ऑफ मैसूर के सुल्तान थे, टीपू सुल्तान, फॉट द ब्रिटिश टिल ही डाइड फाइटिंग, और वो लड़ते लड़ते मर गए थे, शहीद हो गए। सो मैनी यंग किंग्स वर देयर जो ऐसे ही लड़ते लड़ते शहीद हुए। थैंक गॉड देयर इज पीस इन द कंट्री नाउ, नो मोर वॉर्स एंड नो लूटिंग बाय थग्स। और कुछ लोग ऐसा भी चाह रहे थे कि अब ऐसा कुछ ना हो, लूटा जा रहा था एक दूसरे को। इट इज़ गॉड हु सेंट द ब्रिटिश। अब उन लोगों ने क्या सोचा कि ये तो ब्रिटिश थे जिन्होंने हमें बचा लिया। तो क्या कहते हैं, कौन था, ब्रिटिशर्स थे, कुछ की थिंकिंग ऐसी थी। आवर डेस्टिनी इज़ लिंक्ड विद दैम, कि हमारी किस्मत थी कि हमें उनसे मिलवा दिया। अब कोई ऐसा भी सोचता था। देन हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट टू दीज कॉन्क्वेस्ट। तो ये सारा सिनेरियो था कि इंडियंस ऐसा समझते थे, द वाइट मैन हैज़ किल्ड और डेथ्रोन्ड आवर किंग्स। अब कुछ क्या सोच रहे हैं कि जो वाइट मैन है, वाइट मैन कौन है, ब्रिटिशर्स, कि उन्होंने हमारे किंग्स को, सभी राजाओं को मार दिया। देखो सभी के अलग थॉट्स चल रहे हैं। सम किंग्स वर नॉट गुड बट आफ्टर ऑल दे वर ऑफ दिस लैंड, कि वो किंग अच्छे नहीं थे लेकिन थे तो कहाँ के, इंडिया के। तो किसी का थॉट ऐसा भी चल रहा है। नाउ वी हैव बिकम स्लेव्स ऑफ फॉरनर्स। और यहाँ कोई कोई समझदार भी था जिसे समझ में आया कि देखो इन्होंने आपस में लड़वा के उन्हें मरवा दिया और अब ये उनकी जगह राज कर रहे हैं और अब हम इनके क्या बन जाएंगे, गुलाम। तो यहाँ पर वो समझ रहे थे ये चीज़, अब वो समझ रहे हैं कि अब हम इनके क्या बन गए हैं, गुलाम। सो नाउ थर्ड ग्लिम्प पे आ जाते हैं। अब ये 1765 टू 1836 ब्रिटिशर्स ने कैसे रूल आउट किया। रिलीजियस लीडर्स प्रीच्ड आइडियाज़ लाइक अनटचेबिलिटी एंड चाइल्ड मैरिज। तो अब हमारे जो रिलीजियस लीडर्स थे वो क्या करते थे कि छुआछूत, मीन्स कोई शेड्यूल कास्ट है तो उसको अनटचेबिलिटी, कि भाई इसके घर नहीं जाना है, इसको छूना नहीं है, इसको आना नहीं है, तो इस तरह की चीज़ें, प्रथाएं थी जो कुप्रथाएं थी बेटा। एंड चाइल्ड मैरिज, और बच्चों की छोटी ही एज में मैरिज हो जाती थी। एनी वन हु क्रॉसेस द सीज लूजेज हिज रिलीजन। तो वो लोग क्या करते थे, जो हमारे रिलीजियस लीडर्स होते थे वो क्या करते थे, हर रिलीजन का, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो हिंदू है, चाहे वो कोई भी था, किसी भी रिलीजन से बिलोंग करता था, तो उन्होंने कस्टम बनाए हुए थे कि अगर इससे बाहर कोई काम करता है तो वो हमारे रिलीजन से बाहर हो जाएगा, मीन्स लूजेज हिज रिलीजन। तो इस तरह की जो चीज़ें बनाई गई थी उससे क्या था, वहाँ पर सबको प्रॉब्लम्स होती थी। तो वहाँ से क्या हो गया, फूट डल गई, वहाँ आपस में सब में फूट डल गई। हियर ऑल द माइजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। अब बहुत सारे क्या कहने लगे कि औरतें ही सारी फसाद की जड़ है, वीमेन। तो लेडीज़ को भी बहुत ज़्यादा अच्छा, लाइक जिस तरह से आज लेडीज़ ग्रो कर रही हैं ऐसा पहले नहीं था। तो इट हैपन्स लाइक बहुत सारे रूल्स थे। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। तो अब जो ट्रुथ था वो क्या था कि इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, इंडियंस की सेल्फ रिस्पेक्ट जा चुकी थी और उन्होंने अब उन्हें अपना क्या बना लिया था, स्लेव। और स्लेव बना लिया तो अब वो क्या करते थे, द ब्रिटिश स्कोन देम, हमेशा मतलब उनको एब्यूज़ करते थे।
कुछ भी कह देते थे, उनको इंसल्ट करते थे। द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब वो किसी पे विश्वास नहीं कर सकते थे। ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। और वो कैसे थे वैसे, तो उन पे विश्वास किया नहीं जा सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसा करके दिखाया कि सब उन पे विश्वास करने लगे। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। अब वो यहाँ पर व्यापार के लिए आए थे। स्टार्टिंग में जो ब्रिटिशर्स आए थे व्यापार के लिए आए थे इंडिया में, और वो क्या प्रॉफिट कमाना चाहते थे। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबेंडन देयर फील्ड्स। और उन्होंने टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए, जो उनके कब्जे में एरिया थे वहाँ पर क्या लगाए, टैक्सेस लगाने शुरू कर दिए बेटा उन्होंने। और बट योर मेन आर टॉकिंग ऑल माई क्रॉप, सॉरी टेकिंग ऑल माई क्रॉप, कि जब क्रॉप ही ले ली, इश्यूज आने लगे कि जब सारी ही क्रॉप ले ली, फसल ले ली, तो अब मैं जो उस पर टैक्स लगा है वो कैसे पे करूं। यू आर स्टिल इन एरियर्स, इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। तो अब क्या कहा जाता था कि अगर तुमने अपनी ये किश्त नहीं दी तो तुम जेल जाओगे अब नेक्स्ट वीक। मीन्स इतना ओवर बर्डन हो गए वो कि फसल जो आती थी वो भी चली जाती थी और वो उनको नहीं दे पा रहे थे पैसे। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स। अब उन्होंने और भी तरीके अपना लिए इंडियंस को और नीचा दिखाने के लिए, विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स, और अपना प्रॉफिट और कमाना चाह रहे थे। द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी व्हेन ब्रॉट टू इंडिया। तो जब वो वहाँ आते थे, उनकी जो मैन्युफैक्चरिंग वहाँ होती थी इंग्लैंड में, तो उस पर कोई ड्यूटीज़ नहीं लगाई जाती थी, फ्री ऑफ कॉस्ट लाते थे वो। अ गुड आइडिया। द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगिन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्री। और इस तरह से इंडिया की जो इंडस्ट्री थी उसको ख़त्म करके वो सिर्फ और सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए वहाँ पे यूज़ कर रहे थे। इस तरह से उन्होंने सब तबाह कर दिया। क्रिपल मीन्स तबाह कर दिया सब कुछ। इनएविटेबली famines followed between 1822 and 1836. 15 lakh Indians died of starvation. और सूखा पड़ गया और वहाँ पर कितने लोग मर गए, 15 लाख डेथ्स हो गई थी स्टारवेशन, भूखमरी से। नाउ द ब्रिटिश पॉलिसीज ruined द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस। सबके बिजनेस ख़त्म कर दिए थे उन्होंने। मीन्स सबको वो ग्राउंड पे ले आए हैं, ज़मीन पे ले आए। मीन्स नो वन इज़ लाइक, कोई किसी की हेल्प नहीं कर पा रहा है, तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा वर्स्ट बना दी। नाउ इन फोर्थ ग्लिम्स राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन राय, that is 1772 1833. राम मोहन रॉय, अ लर्न मैन फ्रॉम बंगाल, पढ़े लिखे व्यक्ति थे, बंगाल से थे। अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री, वो समझ गए कि कंट्री में क्या गलत हुआ। लेट अस नॉट डिस्पाइज आवर सेल्व्स, आवर एंशियंट कल्चर इज ग्रेट एंड वी आर कैपेबल ऑफ ग्रेटर अचीवमेंट्स। We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. और वो समझ गए कि हमें रिफॉर्म मीन्स जो चेंज लाने हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, जो अंधविश्वास है, सुपरस्टिशंस, हमारे यहाँ जो अंधविश्वास है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। अंधविश्वास कैसे थे बेटा, जैसे हमने बताया कि लेडीज़ को अच्छा नहीं माना जा रहा था, बाल विवाह होते थे, एंड सो मैनी अदर थिंग्स जो सुपरस्टिशियस की अंधविश्वास में ही काम करते थे, और किसी भी लीडर ने जो कह दिया उसको फॉलो करते थे, एक दूसरे से लड़ने लग जाते थे। तो उन सब चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। तो किन्होंने कहा, राजा राम मोहन राय ने। लाइक अगर कोई विडो हो गई है तो उसको रीमैरिज नहीं करने देते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिन्हें ख़त्म करना था। और लाइक लेडीज़ अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती तो उसके साथ ही उसको भी उसमें जला दिया जाता था। तो इस तरह की चीज़ें बहुत सारी थी। नाउ ही टोल्ड हिज वाइफ उमा, तो राजा राम मोहन राय अपनी वाइफ उमा को कहते हैं, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज़ द सेम, कि गाय के कलर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन दूध का रंग तो एक ही होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ द सेम,
कि डिफरेंट टीचिंग्स हो सकती हैं, लेकिन उनका जो लाइक रिजल्ट होता है बेटा, जो उनकी शिक्षाएं होती हैं वो सेम ही होती हैं। मीन्स उनका अल्टीमेट जो गोल होता है वो सबका सेम होता है। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वो साइंस की भी अच्छी नॉलेज रखते थे बेटा। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। वो साइंटिफिक थे, वो ऐसा नहीं कि किसी ने कोई बात कह दी और उसको मान लिया। he was having much knowledge about everything. Now he started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. तो 1823 में उन्हें रोक दिया गया। उन्होंने न्यूज़पेपर पब्लिश करना शुरू किया, इंडिया के बारे में पॉजिटिव चीज़ें डालनी शुरू की ताकि लोग समझ जाएं, और वो मैसेज भी कन्वे कर रहे थे हर एक के पास इस तरह। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड। अब वो समुद्र पार करके मीन्स इंग्लैंड गए टू सी व्हाट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि किस लिए, कैसे वो पावरफुल बनते जा रहे हैं ये देखने के लिए। देयर ही टोल्ड देम, we accept you as rulers and you must accept us as subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects। कि ठीक है हम आपके अधीन हैं, लेकिन आपको अपनी प्रजा का ध्यान रखना पड़ेगा। ये बात उन्होंने उनको बोली। उन्होंने सबको क्या बताना चाहा कि भाई आप लोगों को ये बात एक्सेप्ट, ठीक है हम एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हम आपके अंडर हैं, हम आपकी प्रजा हैं, लेकिन प्रजा का ध्यान रखना भी आप ही की रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूलर्स का। तो ये समझाने की उन्होंने कोशिश की। नाउ देन ऑपरेशन, then it is about that glimpse is about of 1765 to 1835, but the British continued to oppress Indians। दबाया जाने लगा continuously, means वो दबाव बढ़ता रहा, प्रेशर बढ़ता रहा। in 1818 they had passed रेगुलेशन थर्ड पास किया उन्होंने। अंडर इट एन इंडियन कुड बी जेल्ड विदाउट ट्रायल इन अ कोर्ट। कोर्ट में कोई ट्रायल नहीं चलेगा, मीन्स कोई दलील नहीं चलेगी उसकी, कुछ उसका पक्ष नहीं रखा जाएगा और उसको जेल कर दी जाएगी। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। अब उसी टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स क्या कर रहे थे, अपनी सैलरीज भी कमा रहे थे और वहाँ पर प्राइवेट बिजनेस भी डेवलप कर रहे थे, दोनों काम साथ साथ कर रहे थे। बाय 1829 ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया। इंडिया को कितने का, 7 करोड़ रुपीज़ का उन्होंने एक्सपोर्ट किया, मीन्स अपना माल उन्होंने यहाँ दिया। ब्रिटिश गुड्स वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, इंडिया को दिया। देन द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन Then the British prospered on the company's loot while Indian industries began to die। जब ऐसा होने लगा तो इंडियन कंपनीज बिल्कुल ख़त्म हो गई। गवर्नर जनरल बेंटिंक रिपोर्टेड बैक होम, और वो आ जाते हैं, गवर्नर थे। द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। और इस तरह से गवर्नर जनरल जो बेंटिक थे उन्होंने इंग्लैंड वापस जाकर अपनी रिपोर्ट बनाई और क्या बोला, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। मीन्स जो सूती कपड़े से कपड़ा बना रहे हैं, सूती कपड़ा जो हमारे इंडिया में बेटा यही पहना जाता था, यही बनता था पहले। तो क्या कहते हैं, बुनकरों, जो बनाते हैं उनको हम बुनकरों कहते हैं। लाइक जो हमारे वीवर्स हैं, तो जो बुनने वाले होते हैं वीवर्स कहते हैं हम उन्हें। तो वो भारत के मैदानों को श्वेत कर रहे हैं, मीन्स वही बढ़ा रहे हैं। तो मीन्स दे आर द बैकबोन। तो अब उस पर काम किया जाने लगा कि किसी तरह से इन्हें बंद किया जाए, अदरवाइज़ तो सारी ही चीज़ें उन्होंने ख़त्म कर दी हैं। सो दे वर्कड ऑन दैट, कि हर चीज़ को ऑब्जर्व करते थे कि कहाँ से इंडिया को ख़त्म किया जा सकता है। तो दे वर डूइंग एवरीथिंग टू डिस्ट्रॉय इंडिया। नाउ सिक्स्थ ग्लिम्स इज ऑफ डिससेटिस्फेक्शन। डिससेटिस्फेक्शन हुआ 1835 टू 56 में। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्सन एंड संस्कृत। पहले पार्सियन लैंग्वेज और संस्कृत होती थी इंडिया में। इन 1835 इंग्लिश मैन नेम्ड मैकुले सजेस्टेड अ चेंज। मैकुले का बेटा बहुत ज़्यादा, मतलब अगर हम बीएड वगैरह करते हैं जेबीटी, तो मैकुले ने शिक्षा में सुधार लाने के लिए काम किया इंडिया पे।
तो उन्होंने इंग्लिश को जो ब्रिंग किया, लाइक वो मैकले ने किया यहाँ पर इंडिया में, वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, कि हम अंग्रेजी में अगर इनको सिखाएं तो हमें इससे फ़ायदा मिलेगा. आई अग्री. English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them, कि अगर हम इनको जॉब दें और इंग्लिश सिखा के ये हमारे लिए काम भी करेंगे. इंसिडेंटली इट ऑल्सो प्रोड्यूस्ड अ न्यू जनरेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, और इससे क्या होगा, हमें फ़ायदा मिलेगा. वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स, और यही बातें फिर सबके सामने रखी गई कि हाँ पढ़ाई में किसी का नुकसान नहीं है. एंड ट्राई टू इम्प्रूव देयर मटीरियल कंडीशंस, इससे क्या होगा, उनको जॉब भी मिलेगी. फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवियंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट, और हम इस तरह से ब्रिटिश संसद में अपनी बात भी रख सकते हैं. तो इंडियंस भी यहाँ पर कहीं ना कहीं रेडी हुए. देन अब आप ये देख सकते हैं, जब मैंने आपको स्टार्टिंग में एक ग्लिम्स दिखाया था तो वहाँ इंडिया के मैप में कहाँ कहाँ ब्रिटिश थे. देखिए पहले राजा येलो वाला पोर्शन कितना ज़्यादा था. नाउ अब आप देखेंगे कहीं कहीं पे रह गए हैं और ऑल ओवर ब्रिटिश आ गए हैं. कब तक ये बात हो रही है, 1856 में. कब की बात हो रही है, 1856 में. द ब्रिटिश हैड कॉन्कर्ड द होल ऑफ इंडिया, अब सारे ही इंडिया पे कब्जा जमा लिया है. बहुत थोड़ी जगह पे अब इंडियन किंग्स रह गए हैं. दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस, अब इंडियंस की उन्हें कोई चिंता नहीं है. आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स, मीन्स उनके वफादार बन गए हैं. एंड वी हैव लॉस्ट आवर ओल्ड जॉब्स, हमारी सारी जॉब ख़त्म हो गई है. एंड लैंड्स, हमारी ज़मीनें भी चली गई हैं, अंग्रेज़ों ने ले ली है. दे आर कन्वर्टिंग आवर ब्रदर्स, और हमारा रिलीजन भी, मीन्स धर्म भी बदल रहे हैं, क्रिश्चियंस में बदल रहे हैं. कॉन्वेंट स्कूल तभी आने शुरू हुए थे बेटा. यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देन आउट, कि उन्हें भगाने के लिए, खाली बात करने से कुछ नहीं होगा, अब हमें उन्हें भगाना पड़ेगा. सो नाउ दे आर थिंकिंग ऑफ दिस. नाउ सेवेंथ ग्लिम्स, द स्पार्क्स, 1855 to 57, जब चिंगारी भड़कती है, स्पार्क्स. द टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पीजेंट्स, यानी किसान को ख़त्म करने के लिए क्या हुआ, टैक्स और बढ़ गए. इन बंगाल द संथल्स हु हैड लॉस्ट देयर लैंड्स अंडर न्यू लैंड रूल्स बिकेम डेस्परेट इन 1855, अब उनके सब्र का बांध टूट गया, उनके लैंड्स ही ले लिए गए उनसे. दे रोज इन रेबेलियन, तो अब वो क्या बन गए, विरोध कर दिया, विरोधी बन गए. रेबेलियन मीन्स विरोध कर दिया. एंड मैस्कर्ड यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, और उनसे भिड़ गए, उन्हें मारने लगे. और जो भी अब दोनों में लड़ाई होगी, ब्रिटिश में और यूरोपियंस. लाइक अब क्या हो गया, जो यूरोप ब्रिटिशर्स थे, अब लड़ाई खुल के आ गई, तो अब यहाँ से भी लोग भड़क चुके थे. डिसकंटेंट वॉज ब्रीविंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, और जो हमारी ईस्ट इंडिया की कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसमें क्या हो गया, बहुत ज़्यादा लाइक डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट हो गया. नाउ द वाइट सोल्जर्स गेट्स ह्यूज पे, मेंशंस टू लिव इन सर्वेंट्स, लाइक अब क्या हो गया कि वो लोग और अमीर हो गए, और उन्हें क्या करना पड़ा कि अपने रहने के स्थान भी छोड़ने पड़े इंडियंस को. किन के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए. वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशंस, और हमें क्या मिलता था, नाम मात्र, मीन्स जैसे दया करके जो मिलता था, पे मिलती थी या सैलरी मिलती थी, वो दी जाती थी. और कभी कभी कोई किसी के लिए अच्छा काम कर देता, किसी ब्रिटिशर के लिए, तो उसको प्रमोशन दे दिया जाता था. वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, अब सबके मन में फीलिंग आने लगी कि हमें इन्हें यहाँ से भगाना पड़ेगा. द अंग्रेज आस्क अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, हु इज़ द टोपी वाला, टू एबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स. तो अब वो क्या कहते थे कि ये जो हमारा ओल्ड रिलीजन था कैप लगाने का, वो उसे भी ख़त्म करने वाले थे. सो वो जो चीज़ थी, तो अब इंडियंस को लगने लगा कि भाई हमें ये चीज़ें, अब हम इन्हें भगाना पड़ेगा. तो यहाँ पर थाउजेंड्स ऑफ अदर सिपाहीज रिवोल्टेड, दे वर स्ट्राइप्ड ऑफ देयर यूनिफॉर्म्स, और अब सबने क्या कर दिया, रिवोल्ट, सबने ही विद्रोह किया. और जिन्होंने विद्रोह किया तो उनकी जो यूनिफॉर्म्स थी वो उनसे छीन ली गई बेटा. तो अब मतलब जो
ह्यूमिलिएशन था वो बहुत ज़्यादा था, ह्यूमिलिएटेड एंड पुट इन आयरन्स, और उनको जंजीरों में बांध दिया गया, बहुत बुरी तरह से उनके साथ बिहेव हुआ। फ्यू और सबसे पहले ये जो 1957 में किसने किया था, सिपाही मंगल पांडे। मंगल पांडे आपने बहुत नाम सुना होगा बेटा। मंगल पांडे अटैक द एडजुटेंट ऑफ हिज रेजिमेंट एंड वॉज एग्जीक्यूटेड। उसने क्या किया कि उसको आक्रमण किया था सबसे पहले मंगल पांडे ने, और फिर उन्हें फांसी पे लटका दिया गया था। Few Englishmen had cared to understand Indians' custom or the people's mind. अब कुछ गिने चुने लोग थे ब्रिटिशर्स में जो इंडिया के रीति रिवाजों को मतलब थोड़ी चिंता करते थे कि इनको एज इट इज़ रहने दिया जाए, बट ऐसा सब लोग नहीं सोचते थे। ओ प्राउड ब्राह्मण शोल्जर्स, डू यू नो दैट द grease on the bullet you have to bite is made फ्रॉम द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। मीन्स अब उनके साथ इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता था कि जो शोल्जर्स बने थे और जो बिलोंग करते थे ब्राह्मण फैमिली से, तो उनको ये बताया जाने लगा कि ये जो गन्स में जो आप बुलेट्स डालते हो ये किससे बनी है, क्या लगा हुआ है इन पे, गाय और यहाँ पर जो पिग है उसकी चर्बी, मीन्स उसका फैट यूज़ किया गया है। वॉट? तो अब ये सुनते ही हम सोच सकते हैं कि ब्राह्मण फैमिलीज का क्या रिएक्शन रहा होगा उस टाइम। देन द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, और उन्होंने हमें धोखा भी दिया है। डिसीव्ड मीन्स धोखा देना। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज टू टेल द पीपल दैट देयर एम्परर वुड वांट देयर सर्विसेज। और चपाती भेजने लगे बेटा, जैसे संदेश देते थे ना पहले, मैसेज कन्वे करते थे, तो चपाती को भेजने लगे एक गांव से दूसरे गांव में, तो इस तरह से वो मैसेज पास ऑन किया। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग द इंडियन सोल्जर्स, और लोटस फ्लावर को भी भेजा जाने लगा। डेथ टू द फॉरनर्स, येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी। और इस तरह से ये संदेश एक गांव से दूसरे गांव पहुंचा कि क्या आप हमारी इस लड़ाई में तैयार हैं, अब सब हम इन्हें भगाएंगे। देन वहाँ पर द मैसेस गेव ऑल हेल्प एंड शेल्टर टू द पैट्रियट्स। अब देशभक्त तैयार हुए तो उनको अब कहीं ना कहीं सहारा चाहिए था, तो इस तरह से उन्होंने ये चीज़, ये तरीका अपनाया। देन रिवोल्ट, 1957 में एक रिवोल्ट होता है। देन देयर वॉज अ वायलेंट आउटब्रेक एट मेरठ। मेरठ में, और ये चीज़ जो अभी तक हो रहा था, तो मेरठ में अब यहाँ पर शुरू हो जाता है वो रिवोल्ट, वो बदला लेना शुरू हो जाता। देन द सिपाहीज मार्च टू दिल्ली, और सारे सिपाही कहाँ पहुँच जाते हैं अब, दिल्ली में। एंड देन लॉन्ग लिव आवर एम्परर बहादुर शाह। बहादुर शाह यहाँ पर दिखाते हैं, बहादुर शाह को लीड कर रहे हैं। देन द रिबेलियन स्प्रेड वाइडर, और इस तरह से जगह जगह विद्रोह होने लगा। Many landlords had lost their lands because of the British policies, और बहुत सारे लैंडलॉर्ड्स ने अपनी ज़मीनें खो दी थी क्योंकि उनकी पॉलिसीज़ ऐसी बनी थी, धोखा दिया था ब्रिटिशर्स ने। एंड दे वर सोर, तो वो सब नाराज़ थे। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, कि अब तो ब्रिटिशर्स का रूल है, जो भी शासन है ये ख़त्म होना ही चाहिए। येस वी विल हेल्प यू, और सब एक दूसरे की हेल्प के लिए यहाँ पर तैयार हो गए। नाउ द फाइट फॉर फ्रीडम, और फाइनली इन 1857 फाइट फॉर फ्रीडम स्टार्ट हो गई। मैनी फॉर्मर रूलर्स लाइक बेगम हजरत, तो यहाँ पर एक लेडी थी बेटा बेगम हजरत, महल ऑफ लखनऊ वर बिटर, वो भी इस चीज़ में कूद पड़ी और बहुत साथ दिया। द वाइट मैन हैज़ टेकन अवे माई किंगडम, कि उन्होंने मेरा राज्य लिया है। पॉपुलर दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर, और उन्होंने विदेशियों के लाइक जो हमारे ब्रिटिशर्स थे और उनके अगेंस्ट जो हमारे सोल्जर्स खड़े हो गए थे, अब उनका साथ देने की ठान ली। देन पॉपुलर लीडर्स लाइक मौलवी अहमदुल्ला ऑफ फैज़ाबाद टोल्ड द पीपल, अब यहाँ वो ब्रीफिंग कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, ये मौलवी हैं अहमदुल्ला फैज़ाबाद में। राइज ब्रदर्स राइज, द अंग्रेज इज़ रूइनिंग आवर लैंड, कि सब उठ जाओ, जाग जाओ, अंग्रेज हमारे देश को अब क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। देन आपने एक बात नोटिस की बेटा कि चाहे वो हिंदू था चाहे वो मुस्लिम था, ऑल वर लाइक सब साथ में थे
तब हमने आज़ादी पाई थी। द पीपल रोज एवरीवेयर इन बरेली, कानपुर एंड इलाहाबाद, और इस तरह से ये मैसेज दूसरी जगह यहाँ पर बरेली में, कानपुर में, इलाहाबाद तक पहुँचाया गया। देन अजीमुल्ला खान टोल्ड तात्या टोपे से बात होती है, वी शुड हैव पेशवा नाना साहेब एज आवर लीडर इन दिस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। तो नाना साहेब को अपना क्या बनाना है, हमें लीडर। द पेट्रियोट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में उन्होंने लड़ाई लड़ी। और देन 80-year-old कुंवर सिंह ऑफ बिहार रिसीव्ड अ बुलेट इन हिज रिस्ट। उनको उनकी कलाई में गोली लग गई। और मदर गंगा दिस इज़ माई लास्ट ऑफरिंग टू यू। तो आप देखिए कि 80 साल के व्यक्ति ने भी इतनी अच्छे से लड़ाई लड़ी और अपनी अंतिम भेंट, तो लड़ते लड़ते वो शहीद हो गए। सो दीज आर द थिंग्स जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे बेटा, उन्होंने बहुत बलिदान दिया, तब जाके हमें आज़ादी मिली। नाउ इट इज़ इन योर हैंड, आवर हैंड, कि हम कितना सेफ रख पाते हैं। तो हमें बहुत अपने इंडिया के लिए कुछ भी बोलने से पहले बहुत सोचना चाहिए। तो दिस इज़ द टाइम कि जो इंडियंस अपनी ही इज्जत नहीं करते तो वो अपने देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। हमें हर प्रॉब्लम में एक रहना चाहिए और किसी भी बाहर वाली कंट्री के लाइक बहकावे में आके और लाइक उनकी स्ट्रैटेजीज़ को लेकर हमें पागल नहीं होना चाहिए। और वी इंडियंस आर द बेस्ट। जो ब्रिटिशर्स ने किया तो दैट इज़ द एग्जाम्पल फॉर अस। हमें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बाहर की कंपनी से अवेयर रहना चाहिए और हमें अपनी खुद की इंडियंस का जो बिज़नेस है वो तभी चलेगा जब हम उसे चलाएंगे अच्छे से। दैट इज़ द ग्रेट थिंग। तो आई थिंक पेट्रियोटिज़म की कुछ बातें आपके अंदर भी आई होंगी और आपने बहुत अच्छे से इसको एक बार रीड आउट करना है। और आई होप दिस इज़ द बेस्ट चैप्टर ऑफ योर बुक, सो प्लीज़ गो थ्रू ऑफ इट।